नाज़रीन, न्यूज़ रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। त्योहारों का मौका है, ऐसे में सर्दियों में कोहरे और धुंध के सबब लोगों को परेशानी हो ही रही है, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी इन मुश्किलात में मजीद इजाफा करते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में आतिशबाजी पर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद आतिशबाजी हुई और दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, भोपाल समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेपनाह इजाफा दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल में तशवीशनाक हद तक इजाफा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में AQI लेवल में इजाफा हुआ है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के सबब राजस्थान के कई शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा दर्ज किया गया है। इन शहरों में इंडेक्स इमरजेंसी हद को तजावुज कर गया है। जयपुर में AQI लेवल 341 दर्ज किया गया। राजस्थान के भिवाड़ी में हवा का मयार इंतहाई खराब सतह पर है। यहां बीती शब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया था। कल का जो दिवाली का वजह से एयर क्वालिटी जो अभी सीवियर कैटेगरी में है 500 प्लस चल रहा है और विंड कंडीशन पहले से ही नहीं था। जैसे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम लोग टाइम टू टाइम बोल रहे थे कि जो 4th से 6 जो है बहुत क्रूशियल पीरियड है और विंड विल बी ऑलमोस्ट काम एंड लाइट, वही हुआ है। और अगर देखा जाए हमारा जो बुलेटिन आया हुआ है एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स और उसकी जो प्रेडिक्शन, तो ये सीवियर कैटेगरी में है बिकॉज कल क्रैकर्स और बायोमास का जो पॉल्यूटेंट्स है उसी के वजह से। और दूसरा जो प्रॉब्लम है फॉग भी शुरू हो गया है और विजिबिलिटी बहुत ही डिटोरेट हुआ। आज जो है 200-300, इवन जो नॉर्मली पल्लम एयरपोर्ट में ज़्यादा फॉग होता है, सफदरजंग में कम होता है, लेकिन आज का जो है सिटी साइड जो सफदरजंग एयरपोर्ट है वहाँ ज़्यादा फॉग है। 200 मीटर गया था लोएस्ट मॉडरेट फॉग है, जस्ट डेंस के ऊपर कैटेगरी का। और पालाम एयरपोर्ट में भी मॉडरेट फॉग हुआ है 350 और विजिबिलिटी कल दिन भर पुअर चला, आज भी वही ट्रेंड है। कल से विंड पिकअप हो रहा है। एयर क्वालिटी ख़राब होने के साथ साथ राजस्थान में अजमेर में 260 से 265, अलवर में करीब 250 और जो पाली और उदयपुर है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब हुई है। फ़िलहाल ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम हालात के मद्देनज़र जो एहतियात डॉक्टर्स ने बताए हैं, अस्थमा के पेशेंट्स को, दमे की बीमारी से जूझ रहे लोगों को, कोविड की परेशानी से जूझ रहे लोगों को, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा और जो एयर क्वालिटी ठीक होने तक जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें थोड़ा कम करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दिवाली को लेकर के तैयारियां की गई थी उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से रात 8 से 10 बजे तक कहा गया था उससे ज़्यादा आतिशबाजी की गई है और जो नतीजे हैं पिछले 2 साल के मुकाबले वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कोविड काल के दौरान आतिशबाजी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी तो एयर क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। दिल्ली NCR में पटाखे छोड़ने और फोड़ने पर प्रतिबंध था। जिस तरीके से हम बात करें वायु की गुणवत्ता की, वे बेहद ही खतरनाक थी। दिल्ली NCR में जो वायु गुणवत्ता इस समय 467 चल रही है और दिवाली पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर रोक थी। तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं कि जमकर रात्रि के समय आतिशबाजी हुई है। इस समय गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में मौजूद है और सफाई कर्मी भी यहाँ साफ सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। जिस तरीके की बात करें, प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था ग्रीन पटाखों को लेकर भी। अगर वायु इंडेक्स 200 के पार होगा तो उसके बाद ही परमिशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ की जो जहरीली आबो हवा थी वह बेहद ही खतरनाक थी और रात्रि के समय जमकर आतिशबाजी हुई। तस्वीरें साफ साफ बयां करती है कि किस तरीके से इस सड़क पर जमकर आतिशबाजी हुई और पटाखे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी लगे हुए हैं सफाई के लिए भी, लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो कहीं भी प्रतिबंधित नहीं कर पाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने
आपको बता दें कि पीएम ने केदारनाथ में गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का इफ्तिताह भी किया। पीएम ने कहा कि केदारनाथ की खिदमत से बड़ी नेकी कुछ भी नहीं है। आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे के हवाले से मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तरक्की के हवाले से 100% देते हैं और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तरक्याती कामों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद निगरानी करते हैं। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी संतों का संस्कार और सूफी की सी सोच रखते हैं। ये जो संतों का संस्कार है और सूफियों की सोच है, मोदी जी के इसी संतों के संस्कार और सूफियों की सोच ने समावेशी सुशासन के संकल्प को शक्ति दी है। और आज अगर पूरी देश की पूरी दुनिया में वाहवाह हो रही है, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हो रही है, तो वही मुख्य कारण है जो नरेंद्र मोदी जी की संतों की का संस्कार और सूफियों की सोच है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जितने भी बड़े डेवलपमेंटल या जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, वो खुद उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं, उसमें लगी हुई संस्थाओं के साथ बातचीत भी करते हैं और उसमें किसी भी तरह की देरी न हो, इसके लिए वो काम करते हैं। और जिस तरह से वे बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जिस जुनून और जज्बे के साथ मोदी जी काम करते हैं, निश्चित तौर से वो सभी लोगों के लिए प्रेरणा का पात्र है। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि कुछ लोग राहत पर भी आहत हो जाते हैं और कुछ लोग पूजा पे भी पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर सदर रविंद्र रायना ने बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि
श्रीनगर से शारजा के लिए बराह रास्त परवाज के लिए पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद से इनकार करना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बददिमागी की अक्कासी करता है। रायना ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों का दोस्त नहीं हो सकता। रायना ने मजीद कहा कि परवाजें अब भी श्रीनगर से शारजा जाएंगी और फ़र्क सिर्फ ये होगा कि एक तवील रास्ता होगा। इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर रायना ने कहा कि जल्द ही इंतखाबात होंगे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वजीर आला होगा। भी आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब यहाँ कश्मीर आए तो श्रीनगर से डायरेक्ट फ्लाइट शारजा के लिए उन्होंने उसको चलाया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद करके ये बता दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हजारों लाखों की तादाद में हर साल कश्मीर के नौजवान यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, और लाखों की तादाद में जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग यहाँ से हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, और वो भी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हमारी सरकार ने चलाई हैं उसको लेकर पाकिस्तान का नज़रिया जो उन्होंने एयर स्पेस बंद की है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का सगा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर का हमदर्द नहीं हो सकता है। फ्लाइटें तो जाएंगी, अब पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं जाएगी, थोड़ा लंबा रास्ता होके जाएगा। कानपुर में जीका वायरस के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में कानपुर में जीका वायरस के 30 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इस तरह जिले में जीका मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 66 हो गई है। चकेरी थाने के 3 इलाकों से जीका के नए मामले सामने आ रहे हैं। मुतासरा इलाकों में मच्छर मारने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। 40 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर जांच कर रही हैं। कानपुर में 23 अक्टूबर को चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीका वायरस का पहला मरीज मिला था। अगर पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो 48 घंटों में 55 मरीज जीका वायरस के पाए गए हैं। कुल एक्टिव केस कानपुर में 66 हो गए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए कानपुर में दिल्ली और लखनऊ की टीम डटी हुई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि जीका वायरस कैसे आया। जिस तरह से टीमें काम कर रही हैं उसको देखते हुए 40 मच्छरों को फिर से जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश हुकूमत का फैसला है कि पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा के मुताबिक रियासती हुकूमत पर प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन रिकवरी एक्ट लाएगी, जिसके तहत निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। रियासती हुकूमत ने इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल भी तश्कील देने का फैसला किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल में दर्ज मामलात का फैसला 3 माह के अंदर किया जाएगा और उसके खिलाफ हाई कोर्ट में ही अपील की जा सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इस पर जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। ये ट्रिब्यूनल घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा। जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहां पर वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। इसमें रिटायर्ड डीजी के स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड आईजी के स्तर के अधिकारी और सेक्रेटरी रिटायर्ड ये रखे जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के पावर होंगे। सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा। ये भू राजस्व संहिता में जिस तरह से वसूली के अधिकार है, वैसे अधिकार इसे रहेंगे। 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा। किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई दोषियों से कराकर उस व्यक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी।
हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, यूपी सरकार की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि पत्थरबाजी करने वालों को या प्रॉपर्टी डैमेज करने वालों के खिलाफ जो है कानून लाया जाएगा। लेकिन जब यूपी सरकार ने कानून लाया था और उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था यूपी सरकार को, मध्य प्रदेश में इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? मुनता यह उत्तर प्रदेश सरकार के बाद हरियाणा की हुकूमत इस तरह का कानून लाई, तो मध्य प्रदेश हुकूमत जो है ये कानून लाने की बात कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगली जो है कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का प्रपोजल आएगा। उसको पास करने के बाद जो दिसंबर में जो असेंबली का सेशन होगा, सरमाई इजलास, उसमें इसको पास किया जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के नाम पर पिछले महीने में जो कुछ भी हुआ और वहाँ पर हुकूमत के जरिया जहाँ पर आदिवासी के साथ अगर हुजूमी तशद्दुद होता है तो वहाँ पर जो है निदामी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर मुसलमानों के साथ या अक़लियती तबके के दूसरे लोगों के साथ अगर हुजूमी तशद्दुद हुआ तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सामाजिक तंजीमों का जो इल्ज़ाम है कि हुकूमत इसके जरिए जो एक ख़ास तबके को ही निशाना बनाएगी, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टर के जरिए सरकारी इमलाक का जो बात की जाएगी और फिर जिन लोगों को इसमें रखा जाएगा इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर है। इसमें रिटायर्ड लोगों को ऑब्लाइज करने का मामला है जिनको ट्रिब्यूनल में रखा जाएगा। इसलिए जो है कांग्रेस के साथ साथ दूसरी सब जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। उनका ये मानना है कि इस बहाने जो पोजीशन है उसके जो है खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी हुकूमत। जी मेहताब आलम, ये बताएं कि क्या जो ये कंसर्न है लोगों में, इसको मध्य प्रदेश हुकूमत एड्रेस कर रही है? देखिए, जिस तरह का मामला है, क्योंकि ये जो कानून लाने की बात की जा रही है कि चाहे वो सरकारी इमलाक हो या निजी इमलाक हो, इस पर ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है। इसमें लोअर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, ट्रिब्यूनल में होगी। ट्रिब्यूनल की 3 महीने के अंदर इस मामले को तय करेगा और उसके बाद हाई कोर्ट में इस मामले की अपील की जा सकेगी। बुनियादी बात यह है कि अपोजिशन ही जो है एहतजाज करते हैं या वो लोग जो नाराज़ होते हैं हुकूमत के फैसले से, उस पर जो है एक तरह की रोक लगाने की है। और अगर वो पत्थरबाजी के मामला है तो पत्थर कौन मार रहा है इसकी निशानदेही कौन करेगा, क्योंकि पत्थरबाजी पर तक मामले चाहे अगर उज्जैन का मामला याद हो, वहाँ पर जिन लोगों पे कार्रवाई की गई थी उन लोगों के घरों पर, जबकि पत्थरबाजी दोनों तरफ पे हुई थी, लेकिन कार्रवाई एक ही तबके के लोगों के खिलाफ हुई थी। इसलिए जो है अपोजिशन हो या सामाजिक तंजीमें हैं, उनको ये मानना है कि हुकूमत इस कानून को सिर्फ इसलिए ला रही है ताकि अपने मुखालिफिन को जो है कंट्रोल कर सके और उन पर इंतज़ामी कानून के नाम पर ऐसे कानून बनाए जाए ताकि उनके खिलाफ किसी तरह का प्रोटेस्ट न किया जा सके। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्चाई के साथ मेहनत की जाए तो एक दिन ये कहानी मुकम्मल ज़रूर होती है। आपको बता दें, पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं अमूल भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। आइए नज़र डालते हैं अमूल के तारीखी सफ़र पर। अमूल अपने सदस्य संघों और देशवासियों की सेहत का ख्याल तो रखता ही है, साथ ही दुधारू पशुओं की सेहत का भी उसे पूरा ध्यान है। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमूल के पूरी तरह ऑटोमेटिक कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन किया। जाहिर है कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए, इसलिए जरूरी है कि पशुओं को अमूल कैटल फीड प्लांट में बना ऐसा चारा मुहैया कराया जाए जिसे खाने से वो पूरी तरह सेहतमंद रह सकें। अमूल का यही नजरिया उसे अलग बनाता है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।